नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर है राजभाषा, यानी कि लैंग्वेज के जो प्रावधान है हमारे संविधान में, उनको जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे हमारे संविधान में जो है प्रावधान किए गए हैं लैंग्वेज को लेकर और क्या क्या है। तो उन सारे क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भी अभी तक क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य जो है वो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, कहाँ पे बात हो रही है, प्राथमिक स्तर की, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये बात लिखी गई है हमारे आर्टिकल 350 के सब क्लॉज का में ये बात लिखी गई है। दूसरा ऐसा ही कथन है कि बोडो जो है, बोडो संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाएं हैं। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी हैं उनमें बोडो शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो ये हुआ था 1955 में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? VG खेर की अध्यक्षता में जो है ये गठित हुआ था। आगे है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा से जुड़ी हुई है, में जो है इस संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं, तो जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें जो है तो इस 4 भाषाएं ऐड की गई थी। कौन कौन सी? बोडो हो गई, डोगरी, मैथिली और संताली इसमें ऐड की गई थी, जिसके बाद में संख्या हो गई थी 22 हो गई थी। अगला है कि 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं, ऑप्शन आपको देगा, तो उसमें भोजपुरी था, तो भोजपुरी अभी ऐड उसमें नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित भाषा संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। अगला है कि 71वें संविधान संशोधन जो है कि 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो इसके द्वारा जोड़ी गई थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाएं अभी टोटल वर्तमान में कितनी है? तो ये हैं 22। अगला है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का विवरण है। तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 345 में। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो किसके द्वारा? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं, तो ये हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं भारत में, और सेकंड नंबर पे बंगाली। अगला है भारतीय भाषाओं को जो है मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का सही अवरोही क्रम, तो इसमें आप जो दी गई हैं इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, फिर मराठी, फिर तेलुगु, लास्ट में तमिल का नंबर आता है। हिंदी भाषा जो है लगभग कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 43.63%। विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी, उसके बाद में मंदारिन जो चीन की भाषा है। अगला है भाषा जो बलूचिस्तान की है, किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। तो ब्राहुई जो भाषा है ये बलूचिस्तान की है और ये द्रविड़ परिवार में आती है। सरकार ने श्रेष्ठ या फिर श्रेष्ठ क्लासिकीय जो भाषाएं होती हैं, जिनको शास्त्रीय भाषाएं भी कहते हैं, घोषित किया है। तो इनमें कौन कौन सी हैं? देखिए, तो आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें आपकी आती है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ये आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में आती है। तो याद रखिएगा कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 भाषाएं जो है क्लासिकल भाषाओं में आती हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है पंचायती राज व सामुदायिक विकास। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं आज आपको इसके आधे क्वेश्चन तो आज करवा दूंगा, जो बच्चे क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो 2 पार्ट में हमारा ये पंचायती राज जो है टॉपिक का कवर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना इससे कम से कम एक क्वेश्चन मिनिमम आपको, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन आपका पंचायती राज व्यवस्था से ज़रूर आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो DPSP में जो हमारा अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अगला जो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40
राज्य को सार्थक कदम उठाने का परामर्श देता है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए पंचायती राज को जो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सुशासन की इकाई रूप में संगठित किया गया था। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां। पंचायती राज के संबंध में सही कथन देख लें तो भारत के संविधान के भाग कितने में है? भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकार किसको है? तो इसका स्ट्रक्चर जो तैयार करेगा वो करेगा राज्य का विधानमंडल। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है तो राज्य सरकार के तहत, और पंचायती राज सम्मिलित किया गया है तो ये राज्य सूची में। पंचायत के चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्षों पर होते हैं। पंचायतों से संबंधित है तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर जो है नया चुनाव कराया जाएगा। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन हुए हैं वो 73वां हुआ है आपका पंचायतों से और 74वां जो है आपका नगर पालिकाओं से। तो 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल यानी कि वही है लोकल जो गवर्नमेंट है, इसको कब जोड़ा गया था? 1993 में। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हो गई थी 64वें संविधान संशोधन बिल से ही। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है तो 1993 में। अगला यहाँ पे कथन दे रखा है कि पंचायतों के प्रधान प्रमुख अध्यक्षों के पदों में जो है महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण मिलने से उनकी स्थिति कहीं ना कहीं चेंज हुई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन ए सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही हैं। तो नहीं, इसमें तो आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो इसकी मांग नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों की महिलाओं ने मांग की है ग्रामीण महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला था। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया था तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम जो पेशा अधिनियम आया था 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और शक्ति क्या क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको शक्ति मिलेगी। पहली मिलेगी ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होगी। तो जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे वो उनकी ज़मीन जो है अन्य जो है वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होगा। और क्या शक्तियाँ होंगी? और अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है किस तरीके की? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये व्यवस्था है। अगला है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में जो पंजीकृत लोग होंगे, जो वोटिंग लिस्ट में शामिल होंगे, उसको ही बोला जाता है ग्राम सभा। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा के द्वारा चुने गए हों। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है क्या? तो विकास में लोगों की भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है इसका मूल उद्देश्य है। मनरेगा कार्यक्रम जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो अनुच्छेद 43 को। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज से संबंधित सही कथन है। तो पहला है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है और यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। पंचायती राज मुख्य उद्देश्य है किसके लिए? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना।
अगला है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। राज्य सरकार का जो है स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है तो इसमें नागरिकों की शिकायतों के मामले में। अगला है ग्रामीण स्थानीय जो शासन है इसको पंचायती राज जो है नामांकित या फिर नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया था तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला है कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में जो है एनडीएस द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये बलवंतराव मेहता समिति गठित हुई, इसी ने जो है इसका सुझाव दिया था। यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है। बलवंतराव मेहता ने त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पद्धति का, एल.एम. सिंघवी ने स्थानीय सुशासन पद्धति का और जी.वी. के राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की सिफारिश की थी। बलवंतराव मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी राजस्थान में। अगला है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसको कहा जाता है? शिल्पी, जिसको बोल सकते हैं बलवंतराव मेहता को। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर? तो राजस्थान और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई थी। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया गया था। बलवंतराव मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जो है जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर जो है त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। तो इन्होंने त्रिस्तरीय जो है सिफारिश की थी कि 3 स्तर पर गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो समितियां गठित हुई थी तो उनका कालानुक्रम पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट भी होता है। तो सबसे पहले जो गठित हुई थी बलवंतराव मेहता समिति, सेकंड नंबर पे अशोक मेहता समिति, फिर जी.वी. के राव समिति और लास्ट में एल.एम. सिंघवी समिति गठित हुई थी। अगला है पंचायती राज समितियां और उनसे जुड़े हुए वर्ष हैं। तो C.H. हनुमंता राव समिति 1984 में, जी.वी. के राव समिति 1985 में, अशोक मेहता समिति 1977-78 में, एल.एम. सिंघवी 1986 में, बलवंतराव मेहता समिति 1957 में, पी.के. थुंगन समिति 1988 में गठित हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है पूछ रहा है तो दिनेश गोस्वामी समिति और V.K.R.V. राव जो समिति है ये पंचायती राज व्यवस्था से गठित संबंधित नहीं है। न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी तो द्विस्तरीय प्रतिमान बनाने की संस्तुति की थी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी एल.एम. सिंघवी कमेटी के द्वारा। अगला है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया है किस किस के लिए? तो पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप हस्तांतरण एवं जो है 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप हस्तांतरण के लिए। अगला है कि संविधान के जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है। तो जो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हमारी लोकल गवर्नमेंट गठित हुई थी तो इसको जो है क्या क्या कार्य मिले हैं तो जो हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में उसमें वर्णित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय जो है निर्धारित हैं? तो 29 निर्धारित हैं। पंचायती राज संस्थाओं को जो है 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो इसका अनुच्छेद है 243 का जी। अगला है कि राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही है। तो राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना और राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कराना, ये जो है कार्य किसके हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के। अगला है कि पंचायत में उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है किसको?
नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है तो देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। अगला है कि महिलाओं को जो है पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया गया था? 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। संविधान के अंतर्गत जो है पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, तो कौन देता है? अनुच्छेद 243 का सब क्लॉज खा या फिर डी बोल सकते हैं इसको। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में से किन राज्यों ने जो है पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को जो है 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इन चारों में ही 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा किसके लिए? स्वशासन व्यवस्था के लिए। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना देखें तो ग्राम स्तर, फिर खंड स्तर, उसके बाद में जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। वह न्यूनतम जनसंख्या जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार राज्य में मध्यवर्ती जो है स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं, तो वो संख्या है 20 लाख। आगे है कि तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है पंचायती राज पद्धति। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो प्रणाली में आते हैं तो आते हैं आपके ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला है कि खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत में से जो है किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो हुआ है ग्राम पंचायत का। अगला है कि 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो संविधान के भाग 9 में जो है इसकी परिकल्पना की गई है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित कौन करता है? तो वो करती है राज्य की सरकार। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जारी करता है कौन? राज्यपाल करता है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूरी कर ली हो, तो 21 साल का अगर वो हो गया है तो वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन बेस्ड कि पंचायतों के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल और केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। वह कॉलेज का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में जाने के इच्छुक है, उसकी नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर वह निर्भर होगी कि उसका नाम जो है मतदाता सूची में सम्मिलित हो। अगला है कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो क्या चीज़ें? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव और लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर पुनर्वीक्षण जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं आता है। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की और सजा देने का अधिकार किसी भी राज्य में नहीं है। स्थानीय शासन की विशेषताएं क्या क्या है? तो एक तो वैधानिक स्थिति, दूसरा है स्थानीय समुदाय की भागीदारी, तीसरा है जो है कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। अगला है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग गठन करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल गठित करता है। अगला है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत होता है किसमें? 243 अनुच्छेद का आई सब क्लॉज के अनुसार। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों
और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है तो कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। अगला है कि राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच में राजस्व के बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वो है राज्य वित्त आयोग। शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला था 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है कि भारतीय संविधान के जो है 74वें संशोधन के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह संविधान में एक नई जो कि 12वीं अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। मेयर का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 5 वर्ष का। अगला है कि राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी कि लोकल बॉडीज़ पर नियंत्रण नहीं होता है तो नागरिकों की शिकायतों में नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान का भाग जो है 9 का सब क्लॉज ए। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करता है तो अनुच्छेद 243 के एवं 243 के Z के तहत। राजस्थान में जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं तो कितने होते हैं? 20 निर्वाचित होते हैं और 5 पदेन सदस्य होते हैं। तो आज के जो है वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। अगले जो हमारे क्वेश्चन जो कुछ छूट गए हैं तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और एक नया चैप्टर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।